अभी तो बोलना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ आपके सामने उपस्थित हूँ अ, एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज बात करेंगे। एक तो जगदीप धनखड़ साहब के अचानक इस्तीफा देने से जो पद खाली हुआ है उपराष्ट्रपति पद का, उसके चुनाव होने वाले हैं 9 सितंबर को। और उसकी अंतिम तिथि है नामांकन भरने की, शायद 21 अगस्त। तो वो एक हॉट इश्यू बना हुआ है और उसको और ज़्यादा हॉट बनाने में एनडीए इंडिया इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, जो नए खड़े किए हैं, उन्होंने और ज़्यादा इसको वो बना दिया है, हॉट बना दिया है, मतलब चर्चित बना दिया है। तो एक तो ये इशू है। दूसरा जो इशू है वो है आज संसद में एक बिल, संविधान संशोधन बिल 130 रखा गया। उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करें। तो दोस्तों, आज जो एनडीए के जो जगदीप धनखड़ साहब थे, उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो ये पद खाली हुआ और ये चुनाव करवाने पड़ रहे हैं। अच्छा, एनडीए के पास जो संख्या बल है उसके हिसाब से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। उनका कैंडिडेट जो उन्होंने तय किया है, पूर्व राज्यपाल हैं, 2 बार के सांसद हैं, कोयम्बटूर से 2 बार सांसद रहे हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं और कई जगह वो राज्यपाल रहे हैं, डिप्टी राज्यपाल भी रहे पांडिचेरी में। और इस तरह से वो काफी चर्चित व्यक्ति हैं, मतलब काफी राजनीतिक अनुभव वाले व्यक्ति हैं। और वो संघ से जुड़े हुए हैं 1916 से, मतलब 16 साल की उम्र थी तब से वो संघ से जुड़े हुए हैं और संघ के कट्टर समर्थक हैं। और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि उनको ये उम्मीदवार बनाया गया। और वो इसलिए भी कि जिस तरह से धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया और सत्ता के साथ उन्होंने कुछ खेल करने की कोशिश की, ऐसा कहते हैं, पता नहीं अभी तक। बड़ी मजे की बात, मतलब बड़े अफसोस की बात यह है कि उन्होंने जब से इस्तीफा दिया है उनको किसी ने देखा नहीं है। और वो जो है हमेशा, मतलब हमेशा बहुत बोलने वाले व्यक्ति थे। उनकी बोलती बंद है, बिल्कुल उनके जीवन पर ताला है। अभी ये भी पता नहीं है कि वो कहाँ है, जिंदा है या नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। तो ये धनखड़ साहब की स्थिति है। और कल जब नरेंद्र मोदी ये राधा कृष्णन जी का परिचय करवा रहे थे अपने सांसदों से, तब उन्होंने ये एक चेतावनी दे दी थी कि देखो, धनखड़ साहब की तरह कोई खेल मत करना। खेल करोगे तो जो उनका हाल हुआ वो आपका भी होगा। मतलब चुनाव होने के पहले उम्मीदवार बनाते ही उनको एक ऐसी धमकी दे दी गई कि वो बिल्कुल गुलाम बन करके रहेंगे और बिल्कुल भाजपा के प्रवक्ता की तरह वहां पर चेयर पर काम करेंगे। निष्पक्षता का कोई मतलब नहीं होगा। राज्यसभा में, वैसे तो लोकसभा में भी कोई निष्पक्षता नहीं है और राज्यसभा में भी नहीं थी, धनखड़ के जमाने में भी नहीं थी, तो उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि और ये जो इतना संख्या बल है कि उन्होंने, मतलब राजनाथ सिंह को अपना दूत बनाया। मतलब है ही वो उनके दूत ही हैं। जब भी कोई बात होती है तो उन्हीं को आगे करते हैं। कोई संसदीय दल की मीटिंग है, सभी सभी ऑल पार्टी संसदीय दल की मीटिंग है तो भी राजनाथ सिंह ही लेते हैं। प्रधानमंत्री तो आते नहीं है उसमें। तो इस तरह से, मतलब वो उनके एक तरह से उनके प्रॉक्सी हैं, या कह लीजिए कि उनके दूत हैं। तो उन्होंने जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब से बात की और कहा कि भाई आप जीतने बीतने तो हो नहीं, तो आप एक ऐसा करो कि हमारे कैंडिडेट को ही समर्थन दे दो, आम सहमति से हम इसको उपाध्यक्ष मतलब उपराष्ट्रपति बना दें। खड़गे साहब ने नहीं कहा कुछ भी, शायद कहा होगा, हम सोचते हैं देखते हैं। लेकिन उन्होंने कल रात शाम को शायद एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया कि उसने जो है एनडीए की नींद तो उड़ा दी। अब जीते नहीं आ रहे हैं वो एक अलग बात है, पर एनडीए जितना विश्वस्त आश्वस्त था वो अब नहीं रहा। उन्होंने ये सुदर्शन रेड्डी जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनको जो है कैंडिडेट बनाया। तेलंगाना के हैं और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले साथ ही था, तो तेलंगाना उनकी पढ़ाई वढ़ाई भी वहीं हुई है और ये जो रेड्डी परिवार से हैं, तो आंध्र प्रदेश के जो सांसद हैं या जो वोटर हैं उन लोगों के लिए एक परेशानी का कारण बन गए हैं कि उनको मतलब कैसे इग्नोर करें, और तेलुगु प्राइड के हिसाब से उनको वोट देना पड़ेगा, क्योंकि तेलुगु भाषी हैं, आंध्र प्रदेश भी तेलुगु भाषी है, तेलंगाना भी तेलुगु भाषी है, और वहां जितनी भी पार्टियां हैं, आज वो जगन रेड्डी की पार्टी है या अमित शाह की सॉरी नायडू की पार्टी है, या जो ओवैसी की पार्टी है, या लोक कल्याण पार्टी, मतलब जो जो जितनी भी पार्टियां हैं वो उन सब के सामने एक धर्म संकट पैदा हो गया है कि हम क्या करें, हम एनडीए को वोट दें या तेलुगु प्राइड सुदर्शन रेड्डी को वोट दें। और सुदर्शन रेड्डी बहुत मजबूत कैंडिडेट है वैसे तो, जीतना हारना तो एक अलग बात है कि ये तो संख्या बल पे ही डिपेंड करेगा, लेकिन बहुत मजबूत कैंडिडेट है और एक इस बात का भरोसा कर सकते हैं कि वो किसी की चाटुकारिता नहीं करे। संसद में चुनने के मतलब उपराष्ट्रपति चुनने के बाद भी वो राज्यसभा के सभापति की कुर्सी पर बैठ करके किसी के पक्ष में या विपक्ष में इसलिए नहीं होंगे कि वो उससे जुड़े हुए हैं, वो न्याय की बात करेंगे क्योंकि वो न्यायविद रहे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के का जो उनका टैप रिकॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा शानदार है। तो इसलिए ये एक बात है कि अगर राज्यसभा में निष्पक्षता लानी है, वापस उस उच्च स्तर पर पहुंचाना है राज्यसभा के स्तर को, जो बहुत ही चौन्य छाप हो गया था इन दिनों, तो जरूर सुदर्शन रेड्डी जीतेंगे, उनको वोट देना चाहिए। लेकिन अगर एनडीए की गुलामी ही करनी है और सब लोगों को उन्हीं के साथ रहना है तो फिर तो उनके पास संख्या बल है ही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो जीतेंगे ही। हमें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी जीते, लेकिन लोकतंत्र के को बचाना है तो मैं कहता हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए इनको वोट करना चाहिए, सुदर्शन रेड्डी को वोट करना चाहिए। अब खास तौर से जो जगन मोहन रेड्डी हैं उनके और तेलुगु देशम पार्टी के, इनकी ही खास वो दिक्कत है। हालांकि वो जो टीडीपी के महामंत्री हैं नारा, उन्होंने तो साफ साफ वो मिल भी आए उनसे, राधा कृष्णन से, और साफ साफ पोस्चरिंग भी यही कर रहे हैं कि हम तो साथ हैं। लेकिन बड़ा सवाल है ये कि राजनीति में और खासतौर से ऐसे चुनावों में कहा कुछ और जाता है और किया और जाता है, तो कह नहीं सकते कि वो वास्तव में राधा कृष्णन को ही वोट करेंगे। तो एक तो ये बात हो गई। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने भी एक
धर्म संकट आ गया है कि वो एक धर्मनिरपेक्ष कैंडिडेट का समर्थन करें या एक कट्टरपंथी संघ के कैंडिडेट का समर्थन करें। तो ये दोनों के सामने ये समस्या है और दोनों मिलाएं तो काफी कुछ बदल सकता है और हो सकता है कि चुनाव जीत भी जाए ये सुदर्शन रेड्डी, लेकिन इसकी संभावना बहुत 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 ही कम है, क्षीण है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो एक अजूबा ही होगा अगर ये जीत जाते हैं, लेकिन देश के लिए और लोकतंत्र के लिए और राज्यसभा के स्तर को ऊंचा करने के लिए ये बहुत अच्छा होगा अगर सुदर्शन रेड्डी जीते हैं। और बिहार में तो 3-4 महीने बाद चुनाव है, एनडीए के साथ रह करके नीतीश कुमार को चुनाव लड़ना है, तो बहुत कम संभावना है कि उनकी बदलने की, लेकिन फिर भी चुनाव में तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसमें कोई अधिसूचना जारी नहीं होती है और सब अपनी मर्जी से वोट देते हैं, तो सांसद अपनी मर्जी से भी किसी को वोट दे सकते हैं। तो क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है और होगी, ये तो निश्चित रूप से है कि क्रॉस वोटिंग होगी। लोग अपने पार्टी के डिसिप्लिन को तोड़ करके एक दूसरे को वोट करेंगे। वोटों का गणित तो इनके पक्ष में ही है, मैंने आपको बताया एनडीए के पक्ष में है, और जो जिनको ईडी सीबीआई से डर है और जिनको गुलामी करनी है वो एनडीए को ही वोट करेंगे, ये इसमें भी कोई संकट नहीं है। तो ये तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा है। अब देखते हैं, आज इन्होंने फॉर्म भर दिया है राधाकृष्णन जी ने तो, और सुदर्शन रेड्डी ने आज विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की होगी, अपना परिचय विचय दिया होगा और कल शायद वो फॉर्म भरेंगे और फिर असली चुनाव का जो है प्रचार शुरू होगा और असली बात तो 9 सितंबर को ही पता लगेगी। तब तक तो कयास ही हैं, हम भी ऐसे ही कयास लगा रहे हैं बैठे। तो दोस्तों, आज संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान संशोधन बिल 130वां संविधान संशोधन बिल रखा, जो कहने को तो यह है कि भाई अपराधियों को से राजनीति को विमुक्त करना है और स्वच्छ करनी है राजनीति को, उसके लिए लाया गया है। लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता है, अगर ये बिल संसद में पास हो जाता है, तो फिर ये देश का जो लोकतंत्र है ये केवल और केवल सजावटी रहेगा, बात करने के लिए रहेगा, इसमें लोकतंत्र तो रह गई, बचेगा ही। क्योंकि इसके अंदर ये जो बिल है इसमें ये प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी और कोई भी मंत्री अगर उनके ऊपर कोई आरोप भी लगा और वो आरोप ऐसा है जिससे 5 साल की सजा हो सकती है, हुई नहीं है, हो सकती है, और अगर वो 3 दिन जेल में रह गए तो उन्हें उसी समय अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब मंत्री है तो मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री को तो इस देश में कोई छेड़ तक पहुंचने वाला कोई है नहीं। सवाल रहा मुख्यमंत्रियों का, और मुख्यमंत्रियों में भी जो पक्ष के मुख्यमंत्री हैं उनके लिए कोई गाज नहीं गिरने वाली है, क्योंकि उनके खिलाफ भी कोई इस तरह के आरोप लगने वाले या सरकार उस पर, पुलिस उस पर कार्रवाई करने वाली नहीं। जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं और मंत्री हैं उनको डराने के लिए ये बिल लाया गया है और उनको एक तरह से एनडीए की तरफ से, मतलब अमित शाह की तरफ से एक धमकी है कि अगर तुम हमारा विरोध करोगे तो तुम्हारी कुर्सी हम छीन लेंगे। इससे पुलिस बहुत ताकतवर हो जाएगी और राज्यपाल बहुत ताकतवर हो जाएगा।
मतलब जो स्थिति आज कश्मीर में है, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री वहां पर जो चुना हुआ मुख्यमंत्री है फारूक उमर अब्दुल्ला, उसके पास कोई ताकत नहीं है। सारी ताकत अमित शाह के हाथ में है। उसी तरह से सारे मुख्यमंत्रियों की हालत हो जाएगी कि उनके पास कोई ताकत नहीं रहेगी, और जो ताकत है उसको डराया जा सकता है शाह द्वारा या गृह मंत्री जो भी होगा उसके द्वारा। तो इस तरह से मतलब एक बहुत ही खतरनाक बिल, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, देश की सार्वभौमिकता के लिए खतरनाक है, वो आज उन्होंने पेश किया। और पेश करने के बाद उसे सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया। अभी तो कोई उस पर चर्चा वर्चा नहीं हुई है, लेकिन उसका बहुत जबरदस्त विपक्ष ने विरोध किया। राहुल गांधी भी अपनी यात्रा छोड़ करके बिहार की दिल्ली आए, संसद में गए, और वहां पर जो विपक्ष के नेता थे, मतलब विपक्ष के नेता जितने भी सब नेता थे, उन्होंने उस बिल को जो उनको दिया था पढ़ने के लिए, उसको फाड़ करके उसके टुकड़े अमित शाह के ऊपर फेंके। सबसे बड़ी बात यह है कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मंत्री के ऊपर वो टुकड़े फेंके गए उस बिल के। और भारी विरोध के बाद भी मतलब अमित शाह ने ये बिल रखा, सेलेक्ट कमेटी में भेजा है अभी तो इसको। तो ये जो संसद में हुआ है, वो भी एक आश्चर्यजनक बात ही है, क्योंकि गृह मंत्री के ऊपर वो टुकड़े फेंके गए। लेकिन अगर ये बिल पास हो जाएगा तो निश्चित रूप से दोस्तों हमारे देश का लोकतंत्र जो है, जिस पर हम प्राइड है, हमें गौरव है, हम उस पर गर्व करते हैं, वो तो समाप्त हो जाएगा। उसके अलावा जो भी हो, तो मैंने दोनों बातें आपके सामने रखी। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मित्रों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को मतलब सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने के लिए और अग्रसर करेगा। जय